एसी जनरेटर्स क्या हैं, कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन और इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एसी जनरेटर्स, काफी फेमस मशीन है। तो चालू कर जनरेटर, देखो एक एक लेक्चर शुरू करते हैं। एसी जनरेटर एक ऐसा मशीन है जिसका काम है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। आप एसी जनरेटर के अंदर में अलग अलग फॉर्म्स में, चाहे आप टरबाइन, स्टीम टरबाइन इंजन से या गैस टरबाइन से या पानी से मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं। और एसी जनरेटर का काम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेना का यूज करना और उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। आप टरबाइन पर पानी गिराते हैं या स्टीम से उसको रोटेट करवाते हैं, किसी भी तरीके से आप यहां पर मैकेनिकल एनर्जी को इनपुट के रूप में दे रहे होते हैं और जनरेटर भाई साहब का काम है उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। अब अगर हम इसी जनरेटर को अच्छे से समझना चाहें तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि एसी जनरेटर्स जो काम करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेनास पर काम करते हैं। मतलब अगर किसी क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए और उस क्वाइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन की जाए, अगर आपके पास कोई क्वाइल है, उस क्वाइल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो उसके अंदर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ये होता है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अगर आप किसी क्वाइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में रिपीटेडली चेंज करोगे, उसके फ्लक्स को चेंज करोगे, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग उस क्वाइल के अंदर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अब चूंकि फ्लक्स जो फाई होता है ये बी ए कॉस थीटा के बराबर होता है, तो आप तीन तरीके से फ्लक्स को चेंज कर सकते हो, या तो बी को चेंज करके, या तो ए को चेंज करके, या तो कॉस थीटा को चेंज करके। तो एसी जनरेटर्स में हम लोग कॉस थीटा यानी क्वाइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल को चेंज करके, वेरी करवा के क्वाइल के अंदर में ईएमएफ इंड्यूस करवा रहे होते हैं। आओ समझते हैं एसी जनरेटर्स के कंप्लीट वर्किंग को इस छोटे से डायग्राम से। मान लीजिए कि हमारे पास एक नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट है, हमारे पास एक साउथ पोल ऑफ मैग्नेट है, और इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मैग्नेट के बीच में हमने एक पी क्यू आर एस, एक रेक्टेंगुलर क्वाइल, एक आर्मेचर को रख दिया है। अगर बात करें तो यहां इस क्वाइल को हमने दो स्लिप रिंग से हम इसको कनेक्ट करने का काम करेंगे, दो स्लिप रिंग से हम इसको कनेक्ट करने का काम करेंगे जो कि मूवेबल नहीं है, ठीक है। और इस पहले वाले स्लिप रिंग से अगर हम लोग एक ब्रश कनेक्ट कर दें, फिर एक दूसरा स्लिप रिंग ले लें, इससे दूसरा ब्रश कनेक्ट कर दें, और इन दोनों ब्रशेस के अलोंग हम लोग इस कॉइल को जब रोटेट करवाएंगे तो यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो वोल्टेज इंड्यूस होगा, उसको एज एन आउटपुट किसी लोड में दे दें। यहां पर अगर हम एक लोड कनेक्ट कर ले, यहां पर अगर एक लोड कनेक्ट कर ले, ये लोड है, तो जब ये कॉइल इसमें रोटेट करेगा अपने एक्सिस के अलोंग, ये इस कॉइल का एक्सिस है, अगर हम इसमें इसको रोटेट करवाएंगे, इस कॉइल को इसको रोटेट करवाएंगे, तो इस कॉइल के अंदर चूंकि ये कॉइल जब रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इसके साथ इसके एंगल में वेरिएशन आएगा। फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है, तो बार बार थीटा एंगल चेंज होगा, जिसके कारण इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और वही ईएमएफ इन ब्रशेस के अलोंग, इन स्लिप रिंग्स के अलोंग लोड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर ये जैसे अभी ये इस स्टेज में है पी क्यू आर एस, मतलब आप ये समझ जाइए अभी अप आर्म पी क्यू है और डाउन आर्म आर एस है। जब इसको रोटेट करवाएंगे आप, जब इसको फोर्स लगा के रोटेट करवाएंगे, तो थोड़ी देर के बाद जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इस तरीके से हो जाएगा। आपका जो पी क्यू आर्म यहाँ ऊपर था, वो पी क्यू आर्म रोटेट होकर के नीचे आ चुका है, और हर हाफ साइकिल के बाद इसका रोटेशन चलता रहेगा, हाफ रोटेशन हाफ रोटेशन। तो यहां पर जैसे जैसे थीटा चेंज करेगा, यहां पर जैसे जैसे थीटा चेंज करेगा, मतलब क्वाइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जैसे जैसे चेंज करेगा, इस क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस होता चला जाएगा। ध्यान ये रखना है कि यहां पर अगर हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करके करंट का डायरेक्शन निकाल लें, तो आधे टाइम तक, जब तक पीक्यू वाला आर्म ऊपर था उस समय का करंट का डायरेक्शन, और जब ये नीचे आ जाएगा उस समय के करंट का डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं कि ऑपोजिट आएगा। मतलब यहां पर क्वाइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा और उस ईएमएफ के कारण जो करंट बनेगा, अगर हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करके उसके डायरेक्शन को निकालें, तो आधे टाइम तक, जब तक पीक्यू ऊपर था तब तक कुछ और आएगा, जब पीक्यू आर्म रोटेट होकर नीचे आ जाएगा तब उसका जस्ट ऑपोजिट आएगा। तो अभी हम इसको समझते हैं आगे, ठीक है। अगर यहां पर बात की जाए तो एसी जनरेटर या एसी डायनेमो, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं या इसको अल्टरनेटर भी बोल सकते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम है मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटिंग करंट अथवा अल्टरनेटिंग ईएमएफ अथवा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करना।
आइए इसको और विस्तार से समझने का काम करते हैं। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, सारे कॉन्सेप्ट को गले से लगाना है। तो देखिए हमारे पास अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एसी जनरेटर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। वही यहां पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑफ मैग्नेट है, उसके बीच में हमने आर्मेचर कॉइल PQRS को रख दिया है, उसके बाद हमारे पास स्लिप रिंग्स और ब्रशेस हैं आर्मेचर कॉइल को लोड से कनेक्ट करने के लिए, और हमारे पास लोड है। ये इसके कंस्ट्रक्शन की बात हो गई। इसके वर्किंग की बात अगर करोगे तो जब हम लोग आर्मेचर को रोटेट करवाते हैं कुछ इस तरीके से कि PQ नीचे चला जाए और RS आर्म ऊपर आ जाए, तो सिचुएशन में एंगल चेंज होना शुरू हो जाता है कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। और जैसे ही एंगल चेंज होगा BA cos थीटा, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है BA cos थीटा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का, कॉइल के एरिया के बीच का एंगल थीटा चेंज होगा तो cos थीटा चेंज होगा, cos थीटा चेंज होगा तो BA cos थीटा चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो EMF बनेगा, और EMF इंड्यूस होगा तो करंट फ्लो करने लग जाएगा। तो वही यहां पर लिखा हुआ है कि जब PQ नीचे जाता है और RS ऊपर आता है उस समय में करंट सेटअप होता है, और यहां करंट के डायरेक्शन को हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें कि जब अगर अभी PQ ऊपर नीचे था, RS ऊपर, ठीक इसका उल्टा कॉन्फ़िगरेशन हो जाए तो उल्टे कॉन्फ़िगरेशन में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है। ठीक है, तो याद रखना है कि अगर हम AC जनरेटर की बात करें तो कॉइल के रोटेशन को हाफ हाफ करके एक साइकिल में हम लोग समझ सकते हैं। आधे रोटेशन तक अगर करंट एक दिशा में और उसको हमने पॉजिटिव बोल दिया तो उसके आगे के नेक्स्ट हाफ साइकिल में हम करंट को नेगेटिव बोल दिया करेंगे। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, तो याद रखना है कि यहां पर जो AC वोल्टेज या AC करंट जनरेट होता है AC जनरेटर में, इसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज हो रही होती है। और अभी हम लोग देखेंगे इसका मैग्नीट्यूड भी टाइम पर डिपेंड करता है, साइनोसोडली वेरी करता है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अगर टाइम के साथ वेरी करेगा तो ये अल्टरनेटिंग हो जाएगा, और इसको इसके वेब को, इसको हम लोग ग्राफ को साइनोसोडली दिखाने का काम करेंगे। तो ये हमने देख लिया कि AC जनरेटर्स का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कैसे होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें यूज होती है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। अब समझते हैं इसके थ्योरी को। तो थ्योरी को समझने के लिए हमने देखा कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, हर जगह सेम मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए पैरेलल लाइन से दिखा दिया है। इसमें हमने एक कॉइल को ले लिया है, वही PQRS कॉइल, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, समझिए इस चीज को। अगर कोई चीज लीनियर मोशन कर रहा है, दूरी तय कर रहा है, तो प्रति सेकंड कितना दूरी तय करता है वो उसका लीनियर स्पीड कहलाता है, जिसको मीटर पर सेकंड में नापते हैं। और अगर कोई चीज रोटेट कर रहा है ना, उसका एंगुलर स्पीड होगा रेडियन पर सेकंड, एक सेकंड में कितना एंगल घूम रहा है। तो यहां पर हमने मान लिया कि जो कॉइल है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है कॉइल, अभी आप समझिए, तो इस कॉइल का हम लोग फ्लक्स निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमको फ्लक्स निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो ये देख लीजिए, अगर आप एरिया के एंगल की बात करें तो एरिया, पहले तो समझिए कि एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, तो एरिया हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो हमने इस सरफेस के परपेंडिकुलर एन कैप ले लिया जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर थीटा कंसीडर करते हैं, किसी टाइम t पर अगर थीटा कंसीडर करते हैं, तो आइए आप इससे फ्लक्स कैसे निकालेंगे। तो आपका फ्लक्स जो होगा वो BA cos थीटा होगा। एक अगर आपके कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स एक है तो, और अगर n टर्न्स है आपके कॉइल में तो NBA cos थीटा होगा। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये BA cos थीटा होता है, फाई बराबर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो हमने NBA cos थीटा कर दिया। आगे अगर चलें, यहां पे अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो 1 सेकंड में ओमेगा घूमा, 2 सेकंड में 2 ओमेगा, 3 सेकंड में 3 ओमेगा, t सेकंड में कितना एंगल घूम गया होगा, थीटा इज इक्वल टू t ओमेगा या ओमेगा इंटू टी। ओमेगा इंटू टी एंगल हो गया किसी भी टाइम t पर, इस थीटा की वैल्यू हो गई। अब इस थीटा को अगर यहां पुट कर दें तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, NBA cos ओमेगा t, NBA cos ओमेगा t। हमने थीटा के जगह पे बस ओमेगा t पुट कर दिया है। आगे अगर चले, क्योंकि हमको EMF निकालना है, तो EMF कैसे निकलता है, EMF निकालने के लिए आप E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है।
फैराडे साहब का दूसरा नियम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो अगर ईएमएफ निकालें तो ये हमारे पास डी फाई बाई डी टी की आवश्यकता होगी, हमने इसको डिफरेंशिएट किया। तो अगर आप इस फाई को डिफरेंशिएट करोगे, एन बी ए कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, और ये जो कॉस ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस ओमेगा टी का तो माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और ओमेगा टी टी के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई में है, तो चेन रूल से अगर ओमेगा को बाहर फेंकोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एन बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना। अब यहां पर अगर हम लोग ईएमएफ की बात करें तो माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ईएमएफ हमारे पास हो गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। मतलब यहां पर जो ईएमएफ आया ये साइनोसुडल नेचर का आया, मतलब साइन के रिस्पेक्ट में ये वैरी करेगा, इसकी वैल्यू 0 से बढ़ के पिक वैल्यू तक जाएगी, फिर कम होगी, मिनिमम मैक्सिमम, आधे साइकिल तक पॉजिटिव करंट, आधे साइकिल तक निगेटिव करंट, आधे साइकिल तक पॉजिटिव पोलैरिटी होगी ईएमएफ की, आधे साइकिल तक निगेटिव पोलैरिटी होगी। ये साइनोसुडल नेचर का आ गया। और आपको मालूम होगा कि साइनोसुडल चीजों का अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो या पिक वैल्यू निकालना हो तो साइन या कॉस के जगह पे हम 1 पुट कर देते हैं। यानी यहां पे अगर इस वोल्टेज का हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो साइन ओमेगा टी के जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो ये जो एन बी ए ओमेगा आप देख रहे हैं ये पिक वैल्यू ऑफ ईएमएफ हो जाएगा या पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ जाएगा। इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ये साइनोसुडल आएगा और एक पार्टिकुलर पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। देखिए इस तरीके से आपके वोल्टेज का ग्राफ बन जाएगा। आप अगर यहां पर करस्पॉन्डिंग करंट का ग्राफ बनाएं तो भी और आई के बीच में रिलेशन आपको मालूम है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो अगर अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, ई नोट बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी। मतलब यहाँ पर जो करंट आएगा वो भी एसी नेचर का आएगा। तो हमने एसी जनरेटर को समझने का काम किया। एसी जनरेटर का मतलब एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा मशीन जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एसी वोल्टेज और इन द फॉर्म ऑफ एसी करंट। थैंक यू सो मच।